का तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझे नहीं कोई किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। दिनकर साहब की कविता रूस और यूक्रेन के वॉर पर बिल्कुल फिट बैठती है। आपको याद होगा 24 फरवरी 2022 का वो दिन, जिस दिन रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। रसिया को लगा था कि वो 1 महीने में या ज्यादा से ज्यादा कुछ सप्ताहों में यूक्रेन को जीत लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 में जब रसिया ने यूक्रेन के किसी छोटे से हिस्से पे कब्जा किया था, तो उसने बहुत आसानी से कर लिया था। यूक्रेन ने भी उतना हाथ पैर नहीं मारा। लेकिन 2022 का यूक्रेन काफी अलग था। अच्छा, ये वॉर कब खत्म होगा इसकी कोई संभावना नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है, किसी को एक्सपर्ट को नहीं लगता कि वॉर जल्दी खत्म होगा। वॉर तब जल्दी खत्म होता है जब दो लोग आपस में लड़ते हैं। वॉर तब जल्दी खत्म नहीं होता जब एक बड़ी कंट्री हो और एक तरह एक छोटी कंट्री के कंधे पे बंदूक रखी पूरा पश्चिमी जगत लड़ रहा है रसिया से। कहीं ना कहीं रसिया को कमजोर करने की जितनी कोशिश हो सकी सब कर रहे हैं। तो ये वॉर खत्म होने का अभी सवाल ही नहीं है, अभी चलेगी, थोड़ी दिन तो और चलनी ही हम बात करेंगे उन 3 बड़े मेजर फैक्ट्स की जिसने रसिया और यूक्रेन के वॉर के बाद पूरी दुनिया ने जिस चीज को देखा, जिस चीज को समझा, और रसिया और यूक्रेन के बाद पूरी दुनिया किस तरह बदली, पूरी दुनिया ने कौन कौन से परिवर्तन देखे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। 1945 में जापान पे हिरोशिमा का जो अटैक अमेरिका ने किया, उसके बाद जापान की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका ने ली कि अगर जापान पे कोई अटैक करता है तो अमेरिका भी उससे लड़ेगा, ऐसे लड़ेगा जैसे वो अपनी कंट्री से लड़ रहा है। इसके बाद जापान ने अपने देश में कोई सेना नहीं रखी, उन्होंने मिलिट्री पे भी उतना खर्चा नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो किसी से लड़ेंगे नहीं। बौद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग, और अगर लड़ने की जरूरत भी पड़ेगी तो अमेरिका उनकी हेल्प करेगा। लेकिन आप देखोगे कि रूस से यूक्रेन के बाद जापान ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी सेना बिल्ड करेंगे, और वो बहुत पैसा, मुझे वो अमाउंट याद नहीं है अभी, हालांकि थोड़ी देर पहले याद था, उन्होंने बहुत पैसा खर्च करेंगे हथियार खरीदने पे, अपने मिलिट्री को बनाने में, और हथियार बनाने पे भी वो बहुत पैसा खर्च करेंगे। आप सोचोगे कि जिस देश को इतने सालों में कभी हथियार और सेना की जरूरत नहीं पड़ी, वो देश अब क्यों हथियार खरीदना चाहता है या क्यों सेना बनाना चाहता है। इसका वो था रूस और यूक्रेन का वॉर। जापान को डर है कि कहीं रसिया जैसी बड़ी कंट्री या किसी भी कंट्री ने अगर जापान पे अटैक किया तो उसके पास अपने आप को साबित करने के लिए या खुद की रक्षा करने के लिए क्या चीज होगी। यही इम्पैक्ट आप देखोगे पूरी दुनिया में हर छोटी कंट्री पे। अब हर छोटी कंट्री हथियारों की होड़ में शामिल हो रही है। हथियारों की होड़ में इसलिए शामिल हो रही है क्योंकि हर कंट्री को डर है कि कहीं किसी कंट्री ने उस पर अटैक किया तो उनका हाल यूक्रेन की तरह नहीं हो। वो किसी से नहीं कहे कि हाँ आप मेरी मदद करो या आप मेरी मदद करो, वो अपने आप के लिए लड़ पाए, कुछ टाइम तक तो अच्छे से लड़ पाए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के बाद सारी कंट्रियां अपने आप को हथियारों के लिए, हथियारों में बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, ये का दूसरा जो मेजर इफेक्ट है वो ये था कि ये जो सारी कंट्रियां जो पहले गरीब कंट्री को, जिनको फंड देना चाहिए, जिनको गरीब कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए, जिनको ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करना चाहिए या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मदद करनी चाहिए, या वो अफ्रीकन देश जो कि ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं, जो कि वो अपनी गलती से नहीं झेल रहे हैं बल्कि हमारी गलती से झेल रहे हैं, जिन बड़ी कंट्रियों ने कार्बन को बढ़ाया और कार्बन, अब जो डिकार्बनाइजेशन की बात हो रही है, उन छोटी कंट्रियों को इन बड़ी कंट्रियों का हेल्प करना चाहिए। वो इनकी हेल्प न करके बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हथियारों में लगाना चाहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट देखा हमने कि जो हमें सबसे ज्यादा समझ में आए वो ये हुआ कि आज के बाद अगर कोई भी दुनिया का कोई भी किसी भी हिस्से में 2 देश अगर लड़ेंगे तो हमें सबसे ज्यादा जो इस चीज की कमी होगी वो होगी खाद्यान्न की, मतलब कि खाने की कमी में इस कदर होगी क्योंकि अभी आपने देखा रूस और यूक्रेन के बाद गेहूं की जो किल्लत है उससे पूरी दुनिया में हुई, पूरी दुनिया उससे वो हुई, परेशान हुई। खासकर आप देखोगे अल्पविकसित देशों में, तो अल्पविकसित देश काफी खाने की किल्लत को झेला उन्होंने। तो ये 2-3-4 इफेक्ट्स थे। एक तो सबसे बड़ा था कि हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो गई। दूसरा कि जहां ग्लोबल वार्मिंग पे, गरीब देशों पे या उन देशों पे जिनको मदद की आवश्यकता है वहां पैसा खर्च न करके हम लोग हथियारों में पैसा खर्च कर रहे हैं। तीसरा ये कि अब अगर कहीं वॉर हुआ तो हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं हो, क्योंकि हम ये कमी नहीं झेल सकते हैं, लोग भूखे मर जाएंगे। तो रूस और यूक्रेन के वॉर जल्दी खत्म हो जाए यही उम्मीद है। हालांकि इस वॉर को खत्म होने के लिए भी रसिया की डिमांड है कि जो जेलेंस्की साहब है वो नाटो की सदस्यता नहीं ले,
दूसरा चीज है कि जेलेंस्की साहब के जिन इलाकों में, मतलब यूक्रेन के जिन इलाकों पे रसिया ने कब्जा कर लिया है, वो उन इलाकों पे रसिया का ही कब्जा हो। लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, रसिया को उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिन इलाकों पे उसने कब्जा किया उन इलाकों को उससे वापस करना चाहिए। तो ये दोनों में से अभी कोई झुकने वाला नहीं है। इंडिया से भी काफी उम्मीद की जा रही है, तो उम्मीद हो कि ये वॉर जल्दी खत्म हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।